Very good morning, class. So welcome in our channel ललित NCERT ऑनलाइन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी क्लास 10 की मैथ्स की रिवीजन सीरीज चल रही है। तो आज हम इस सीरीज में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत से एक्सरसाइजें हैं 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे कि आपको सामने बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। बट हम इसमें से उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम रिलेटेड है, मतलब जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड इक्वेशंस हैं जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमने 3.1 का पहला क्वेश्चन लिया है। 3.1 अपनी आप NCERT की बुक में देख सकते हैं। 3.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें ये कहा गया है कि आफताब ने अपनी लड़की से कहा कि 7 साल पहले वो उसकी आयु का 7 गुना था, और दूसरी कंडीशन में कहता है कि आज से 3 साल बाद वो उसकी आयु का 3 गुना होगा। तो यहाँ पर सवाल को हमने दो मेथड से सॉल्व करना है। पहला है एल्जेब्रिक मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ओके, तो इक्वेशंस को एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आज हम सीखेंगे ये। तो सवाल जो कि मैंने एक बार पढ़ दिया है कि 7 साल पहले वो कहता है अपनी लड़की से कि मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, और आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो यहाँ पर हम इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा इक्वेशंस में एज, जैसे कि यहाँ पर आफताब और उसकी लड़की की बात चल रही है, तो हम सबसे पहले इसमें मान लेंगे कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज, यानी वर्तमान आयु आफताब की और वर्तमान आयु उसकी लड़की की। ओके, अब यहाँ पर कैसे होगा ये, इसको बिल्कुल देखिए, आप बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफताब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफताब इक्वल टू x ईयर। तो क्योंकि इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशंस में दो वेरिएबल होते हैं, और इसीलिए सबसे पहले हमें उन वेरिएबल्स को मानना पड़ता है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू y ईयर्स। Okay, now what is says in question? तो in first condition the question says, पहले ही जो शर्त है सवाल की वो यही है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then. x minus 7 equal to y minus 7 इंटू 7। ओके, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपका अल्टीमेट इक्वेशन बन गई x माइनस 7y बराबर -42। ये पहली इक्वेशन है। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है, x माइनस, अब देखो उसने कहा आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। आज से 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद हमारी एज उसमें +3 हो जाएगा, यानी x + 3 इक्वल टू 3 × y + 3। आफताब की एज आज से 3 साल बाद अपनी लड़की की एज की
3 गुनी होगी। अब यहाँ पर हमारी पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। इन 2 इक्वेशंस को हमने अब ग्राफिकली सॉल्व करना है। एल्जेब्रिकली मेथड तो हो गया, अब चूंकि दूसरा जो मेथड है वो ग्राफिकली मेथड है, तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे अब हम वो सीखेंगे। तो एल्जेब्रिकली मेथड में हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, x माइनस 7y इक्वल टू -42, और दूसरी इक्वेशंस थी x माइनस 3y बराबर 6। अब इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ निकालनी पड़ेगी वो है इसकी सॉल्यूशन टेबल। एक टेबल बनाएंगे हम। टेबल में जो वैल्यू, जो नंबर्स रखेंगे वो आप अपनी हिसाब से या अपनी मर्जी से कितने भी रख सकते हैं। सॉल्यूशन टेबल बनेगी, आप उसमें पॉइंट्स 4 निकाल लीजिए, 6 निकाल लीजिए, 10 निकाल लीजिए या 3 ही निकालिए, वो आप पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन टेबल मैंने बनाई है उसमें मैंने केवल 3 पॉइंट लिए हैं। तो यही सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे हम, देखते रहिए। इस तरीके से सॉल्यूशन टेबल तैयार करेंगे। ऊपर x की वैल्यू रखेंगे तो और उसको इक्वेशन में रख के नीचे y की वैल्यू निकालेंगे। ओके, ऊपर x नीचे y, x हम पुट करेंगे और y निकलेगा, चाहे y पुट करिए x निकलेगा। आप पर डिपेंड करता है कि कैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसमें टेबल के अकॉर्डिंग पॉइंट आउट करने के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्राफ में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 निर्देशांक होते हैं। ओके, सबसे पहले हम ऐसे देखिए, ये तो मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ, आपको यही चीज़ को ग्राफ में बनाना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो एग्ज़ाम में भी आपको ग्राफ पेपर ज़रूर मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से एक ग्राफ का नमूना तैयार हो गया कह सकते हैं। ओके, इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट करना है। तो इन वैल्यूज़ को पुट करने से पहले हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस का, और फोर्थ होता है प्लस माइनस। तो ये कोऑर्डिनेट्स 4 निर्देशांक, किसी भी ग्राफ पेपर में 4 निर्देशांक इस तरीके से होते हैं। अब पॉइंट जितने हमें निकालने हैं उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट बढ़ा लेंगे। जैसे कि हमें मैक्सिमम 7 चाहिए तो हमें 7 तक बनाना पड़ेगा। अब हमने सिंपल, जैसे कि हम सब जानते हैं ग्राफ कैसे बनता है। ओके, जैसे कि पहला है -7,5, तो -7,5 को हमने क्या करा, माइनस कॉमा प्लस वाले कोऑर्डिनेट में शो कर दिया। उसके बाद 0,6 जो कि क्या है, प्लस कॉमा प्लस वाले कोऑर्डिनेट में होगा, तो 0,6 हमने शो कर दिया। उसके बाद 7,7, 7,7 देखिए उसको भी हम ग्राफ प्लॉट में शो कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक सीधी लाइन हमें ग्राफ में मिल जाती है। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। चूँकि ये मैंने एग्जैक्ट नहीं बना रखा है पेपर स्केल से, सिर्फ रफ वर्क है, बट आप लोग जब पेन और पेपर की मदद से बनाएंगे तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। तो ये जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिकली मेथड, जैसा कि क्वेश्चन में था। ओके, तो ये जो पहली लाइन है, ये लाइन शो कर रही है x इक्वल टू -42 + 7y।
इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y बराबर 6, उसको भी हम एक अलग से सॉल्यूशन टेबल बना के ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। सो नाउ हम जो सेकंड सॉल्यूशन टेबल है उसको भी हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। जैसे जैसे कि हमें पॉइंट्स दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा था 6,0, दूसरा है हमारा 3,-1 और लास्ट है 0,-2। तो इस तरीके से हमें एक सीधी लाइन मिल जाती है जो कि शो करेगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 को। ओके, तो जैसा कि सवाल के शुरू में कहा गया था कि इक्वेशंस को ग्राफिकली मेथड और अलजेब्रिक मेथड से रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन को ग्राफिकली और अलजेब्रिक दोनों मेथड से रिप्रेजेंट कर दिया है। यही इसका आंसर है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से कुछ आएंगे तो आपको इस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है। ओके, यही इसका आंसर है, यही इसका ग्राफिकल मेथड का तरीका है। तो क्वेश्चन, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा और हमने अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों को बढ़िया तरीके से कर लिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में सारे सवाल इसी तरीके से होंगे। ओके, अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2, उसका भी हम एक क्वेश्चन लेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू। सो वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पर हमसे पूछा गया है फाइंड द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब हमें ग्राफिकली इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है, वैल्यू बतानी है। ओके, तो जैसा कि क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यहाँ पर 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल है उसमें हमें एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की संख्या बतानी है और हमसे कहा गया है कि 10 बच्चों की कुल क्लास है जहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम, जैसा कि बोर्ड में दिख रहा होगा, हम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को अलग अलग वेरिएबल से शो कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू x, द लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू y। सो जैसा कि मैंने सवाल पढ़ा, पहली कंडीशन जो आपकी है वो ये है कि जो टोटल बच्चे हैं क्लास में, टोटल बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे हैं। ओके, तो टोटल 10 बच्चे हैं। अब इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। देखिए, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10। ओके, तो एल्जेब्रिकली जो इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये पहली कंडीशन है इसकी। नाउ द सेकेंड कंडीशन, जैसा कि इसमें लिखा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज x, नंबर ऑफ बॉयज विच इज y, देन द इक्वेशन विल बिकम x इक्वल टू वाई प्लस 4, या हम कह सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशंस बन गई है ग्राफ आपकी एल्जेब्रिकली। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो वही हमें सॉल्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी दोनों इक्वेशंस के लिए और दोनों को ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा। तो मेथड अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमने सॉल्यूशन टेबल बनाई थी और उसको ग्राफिकली प्लॉट किया था। तो इसमें भी सेम वही होगा प्रोसीजर, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी
जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स की वैल्यू होगी और वही आपका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन टेबल में, मैं जैसा कि मैंने बताया आपको, आप नंबर्स कुछ भी ले सकते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है कि आपको किस में सुटेबिलिटी है, किससे आपका एग्जैक्ट नंबर निकल जा रहे हैं। जैसे कि मैंने लिए हैं तो आप कुछ और भी ले सकते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन टेबल बनाइए और उसको ग्राफिकली प्लॉट करिए मेरे साथ। तो जैसा कि हमने अभी दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट कर लिया है और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम ग्राफ से हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरफ 7 और एक्स एक्सिस में 7 और वाई एक्सिस में 3 मीन्स द इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो इसके प्रतिच्छेद बिंदु आ रहे हैं वो आपके आएंगे 7,3। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो आ गए आपके 7,3। अब ये 7 कैसा आया, 7 एक्स एक्सिस में हम गिनेंगे 7 और वाई एक्सिस में गिनेंगे 3, तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे 7,3। तो यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने निकाल लिया है, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस किसको शो कर रहा है, गर्ल्स को शो कर रहा है, और वाई एक्सिस बॉयज़ को शो कर रहा है। तो आपके यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या आ चुकी है और वो है आपकी 7 और 3, यानी गर्ल्स 7 हैं और बॉयज़ 3 हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। सो वेलकम स्टूडेंट इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। ओके, इस बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है एक क्वेश्चन है जहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया गया है। इस ट्रायंगल में आपको ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। ये एक्सरसाइज 6.3 है विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ को आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC। ओके, तो सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। सबसे पहले देखिए हमें इसको प्रूफ करना है, तो हमें जो चीज़ गिवन है उसको सबसे पहले हम लेंगे। जो चीज़ हमें गिवन है वो सबसे पहले लेंगे और वो क्या है, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ACD। अब दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम में कॉन्ग्रुएंट है, विच मीन्स वो क्या शो करते हैं कि उनका हर एक एंगल, हर एक साइड आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर क्या बराबर होगा, यहाँ पर भुजा AB अर्थात साइड AB इज इक्वल टू AC होगा और साइड AE यानी भुजा AE इज इक्वल टू AD होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम की शर्त हम जानते हैं, कोई भी तीन कंडीशन अगर आपस में, कोई दो भुजा एक कोण या कोई तीनों भुजाएं या कोई दो कोण एक भुजा आपस में अगर बराबर हों तो वो ऐसे में वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हम AB बराबर AC को क्या लिख सकते हैं, AB बराबर A, तो AB बराबर AC को हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB, देखिए AB अपॉन AC। ओके, तो AB अपॉन AC क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप AB अपॉन AC लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1। ओके, और इन सेकंड में AE अपॉन AD वो भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये जो कंडीशन है, ये जो प्रतिबंध है, अभी इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिल गई हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड इन ट्रायंगल ABC,
जिनको हमने सिमिलर प्रूव करना है हम उनको लेंगे इन ट्रायंगल ADE और इन ट्रायंगल ABC में। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इन दोनों त्रिभुजों में जो हमें साइड लेनी है वो चीज़ हमने ऊपर प्रूव कर दी है। अभी हमने ऊपर क्या लिखा, AD अपॉन AE बराबर 1 और AB अपॉन AC बराबर 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि AD अपॉन AE बराबर होगा AB अपॉन AC के, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है। ओके, यानी यहाँ पर भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। अब हमें चाहिए कोई एक भुजा या कोई एक एंगल। तो हम देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में एक एंगल कॉमन है, जो कि है कौन सा वाला? कौन सा एंगल कॉमन है? देखिए, अगर हम देखेंगे ध्यान से ट्रायंगल को, तो यहाँ पर ट्रायंगल A, जो ट्रायंगल A है वो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल दोनों में कॉमन है। तो ट्रायंगल A इक्वल टू ट्रायंगल A लेंगे विच इज कॉमन एंगल। तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, विच मीन्स ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यही इसका आंसर है। ओके, तो यहां पर आप प्रॉपर्टी भी लिख दीजिएगा SAS। सो वेलकम इन आवर चैनल। तो जैसा कि अभी हमारी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया, उसके बाद हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ये भी 6.3 का ही है। इसमें आपको एक ट्रायंगल दिया है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा होगा बोर्ड पर, जिसमें ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर AD एक मीडियन है, और यहाँ पर D जो एक पॉइंट है BC पर है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये आपको गिवन है, एंगल ADC बराबर एंगल BAC गिवन है, और आपको यहाँ पर प्रूव करना है CA का होल स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए ये हमारे रिवीजन सीरीज में भी है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल DCA। ओके, ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल DCA लेंगे, जहाँ पर हमको उसने पहले से ही कुछ गिवन दे रखा है। वो दे रखा है क्या? एंगल BAC बराबर एंगल ADC, और उसके अलावा एक चीज और जो हमको दोनों में दिखाई दे रही है वो है एंगल C, विच इज द कॉमन एंगल। सो वी कैन राइट हियर एंगल C बराबर एंगल C विच इज द कॉमन एंगल। ओके, क्योंकि जो एंगल C है वो दोनों ट्रायंगल ACB और DCA दोनों में दिखाई दे रहा है, और जो गिवन कंडीशन है वो तो आपका बैकअप है ही। तो यहाँ पर इन दो चीज़ों से एंगल C और गिवन कंडीशन एंगल BAC बराबर एंगल ADC, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ADC बराबर एंगल BAC, ये गिवन कंडीशन है। तो यहाँ पर इन दो चीज़ों से हमारे जो हमसे पूछा गया है, इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें मिल जाएगा कि एंगल ACB सिमिलर टू एंगल DCA। ओके, तो सिमिलर प्रॉपर्टी, अब हमने दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर कर दिया है, और सिमिलर का मीनिंग क्या है? यानी विच मीन्स दैट वी कैन राइट हियर। अब जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं CB अपॉन CA विच आर द क्रॉसपोर्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है ना, विच आर द क्रॉसपोर्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो CB अपॉन CA बराबर
सी ए अपॉन सी डी, सी ए अपॉन सी डी। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, और हमने यही प्रूफ करना था। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था, प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस क्वेश्चन की। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं, ये है क्या है, ये है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। तो बच्चों, अपनी रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमको दो ट्रायंगल की बात की गई है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ड्राइंग पर ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि ड्राइंग मेरी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो आप अपने हिसाब से अच्छी ड्राइंग बनाइएगा। यहाँ पर जो AD मीडियन है, इसको आप क्या कहते हैं, बिल्कुल मिडिल पॉइंट से खींचिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये मीडियन है इसने इसको बाइसेक्ट किया है और मेरे डायग्राम से कहीं तक बाइसेक्टिंग लग नहीं रहा होगा। तो आप लोग बढ़िया डायग्राम बनाइएगा। मैंने आपको बता दिया है, ये मीडियन जो है नीचे के जो बेस है, जो नीचे के बेस है BC और QR, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। जहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं और आपको यहाँ प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। ओके, तो AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM यहाँ पर हमने प्रूव करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो जैसा कि आपको ट्रायंगल्स दिख रहा होगा, ट्रायंगल ABC where AD is the median and triangle PQR where PM is the median। ओके, अब आपको गिवन है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो सिमिलरिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर होल्ड होंगी। यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR। क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ओके, अब AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR। BC अपॉन QR को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ऊपर और नीचे दोनों साइड या फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर लें, या हम BC को क्या लिख सकते हैं, हम BC को लिख सकते हैं ट्वाइस BD और QR को लिख सकते हैं ट्वाइस QM। चाहे ये लिख लें, चाहे BC और QR दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, BC अपॉन QR को दोनों साइड हम हाफ से डिवाइड कर देंगे, बाई टू दोनों में कर देते हैं। तो BC/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BD, और QR/2 की वैल्यू आ जाएगी QM। तो ये कंडीशन आपके पास आ गई है, ये एक इक्वेशन हो जाएगी।
इस इक्वेशन की हेल्प हम अभी लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम लाना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको इक्वेशन मान लेंगे। ओके, नाउ अब हम ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम लेंगे। तो इसको हमने इक्वेशन मान ली। इसके बाद हम ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम, इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे और आपस में इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम को अगर हम साथ लेते हैं तो इन दोनों को देखो, और जो नीचे की कंडीशन है आपकी उसको देखिए ज़रा। क्योंकि हमने अभी अभी ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम निकाला है। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम निकाला है। ओके, जो कि सिमिलरिटी को शो करता है। ये अभी हमने ऊपर प्रूव्ड अबव अभी प्रूव किया है। और ये इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास एंगल बी और एंगल क्यू, एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने प्रूव कर दिया है। तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, जो कि ये सिद्ध करता है कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। सो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। और जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम। और यही हमने प्रूव करना था, यही हमने सिद्ध करना था। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, रिवीजन सीरीज समझ में आ रही होगी। ओके, थैंक यू।